तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बहुत ही जोर शोर से नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है जैव अणु। इंग्लिश में से बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो हेडिंग लगाएं, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। जो हम लास्ट जो बस जूलॉजी का जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है उसको हमने ख से खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद हेडिंग लगाएं जैव अणु। तो जीवित ऊतकों में जो भी जितने भी कोशिकाओं का समूह हमने भर भर के पढ़ा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जीवित ऊतकों में पाए जाने वाले सभी कार्बन युक्त, जिनमें कार्बन है जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, जितने भी जो मटेरियल्स हैं उसमें अगर कार्बन है, कार्बन युक्त जैव अणु कहलाते हैं। कार्बन युक्त यौगिक हैं। यौगिक का मतलब बहुत सारे तत्व मिलकर, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर अगर यौगिक का निर्माण कर रही है तो उसे बोलते हैं, मतलब किसी चीज का निर्माण कर रही है तो बोलते हैं यौगिक। ठीक है, जैव अणु कहलाते हैं। यदि किसी पादप ऊतक, पादप भाई पादप भी कोशिकाओं की बनी होती है, तो किसी पादप ऊतक, जंतु ऊतक अथवा बैक्टीरिया के लेप, लेप का मतलब जैसे किसी पादप को ले लिया, किसी जंतु में लीवर को ले लिया और बैक्टीरिया को ले लिया। अब जो खरल आती है, खरल जैसे अपन वो जैसे वो आते हैं ना जड़ी बूटियां पीसने के लिए खरल, तो उसमें ये रहता है उसका लेप, पेस्ट बना दिया जाता है। इत्यादि में पाए जाने वाले रसायनों का यदि विश्लेषण किया जाए, यदि हम किसी बैक्टीरिया या किसी पादप ऊतक की कोशिकाओं को खरल में पीस कर अगर उसे पेस्ट बनाकर उसको विश्लेषण किया जाए कि इसमें कौन कौन सी मटेरियल्स हैं, कार्बन से मिले जो बहुलक है उनके उनके क्या क्या हैं, तो किया जाए तब यह पता चलता है कि सभी में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि तो प्राप्त होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तो प्राप्त होंगे किनमें? पादप में, जंतु में और बैक्टीरिया में। इसके बाद कोशिका में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी रसायन लगभग समान एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। अलग अलग कोशिका में उसकी जरूरत के अनुसार अलग अलग मटेरियल्स तो सेम रहेंगे, जैसे कार्बन जरूर रहेगा, नाइट्रोजन जरूर रहेगा, ऑक्सीजन जरूर रहेगा, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है कोशिका के अनुसार। उसकी आवश्यकता होगी वो ज्यादा रखेगी, उसकी कम होगी तो वो कम रखेगी। ठीक है, यदि निर्जीव नमूने के रूप में भूपर्पटी का भाग लिया जाए, जैसे कहीं से गार उठा लाए, जैसे भूपर्पटी की गार उठा लाए, अब उसका विश्लेषण करने लगे तो अर्धक्रास्ट का रासायनिक विश्लेषण का मतलब है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का पता लगाना कि इसमें कौन सी मटेरियल्स हैं, किया जाए तब भी हम लोगों को कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये मिलती है इत्यादि ही प्राप्त होंगे। परंतु इस नमूने का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाए, अगर मोटे मोटे तौर पर विश्लेषण किया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब मिलती है, लेकिन सूक्ष्म एकदम माइक्रो लेवल पर चल जाए, किसमें? जो भूपर्पटी में से हम मृदा लेके आए हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म माइनर। ठीक है, हम लोगों को ज्ञात होगा कि जीवित ऊतक की तुलना में भूपर्पटी पर कार्बन व हाइड्रोजन अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन क्योंकि जो हम हैं उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है वो बहुत अधिक है। कहां पर भी देख लो तुम, किसी भी ऊतक, किसी भी कोशिका में देख लो, परंतु जो भूपर्पटी पे जो मृदा मिल रही है तो उसमें हमारी तुलना में कम होगी। कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बार क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि जीवित ऊतक में रासायनिक विश्लेषण की क्रियाविधि, कि जो जीवित ऊतक है, भाई हमने बोल तो दिया कि जीवित ऊतक में सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन देते हैं मृदा की तुलना में। अब उसको पता कैसे लगाएंगे, तो इसके बाद हेडिंग लगाएं जीवित ऊतक में रासायनिक विश्लेषण की क्रियाविधि। अब जो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, तो अब हेडिंग लगाएं रासायनिक विश्लेषण की क्रियाविधि। आखिर जो ऊतक वगैरह ये मिल रहे हैं पादपों में, जो मृदा है उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है वो अल्प मात्रा में हमारी तुलना में। ठीक है, तो जो रासायनिक विश्लेषण की क्रियाविधि है, अब जैसे भाई कैसे पता चला, तो फिर उसके लिए प्रयोग किया गया। ये पूरा प्रयोग आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रयोग के माध्यम से हम समझेंगे कि जो कार्बन, हाइड्रोजन है कैसे पता चला कि इन तत्वों में या फिर इन ऊतकों में कैसे मिलते हैं। तो ये एक प्रयोग है, प्रयोग के माध्यम से समझेंगे।
तो लाइन पढ़े पहले, जीवित ऊतकों में नमूने के रूप में कोई पदार्थ लिया जाता है, जैसे यकृत का टुकड़ा व सब्जी। भाई प्रयोग स्टार्ट करने से पहले कोई चीज चाहिए तो सही प्रयोग किस पे करना है, ठीक है। तो यकृत का टुकड़ा या कोई सब्जी, पत्तियां इत्यादि, इनको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, अभी याद रखना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ खरल, जैसे ये जड़ी बूटियां काम करने वाले, उनके पास एक बाउल रहता है, उसे बोलते हैं खरल, ठीक है। तो खरल में पीस लिया जाता है, खरल में पीस लिया जाता है किसको, यकृत के टुकड़ों को या सब्जी के जो ऊतक, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है कि सब्जियों में जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं, ठीक है। पहला, इसमें एक गाढ़ा कर्दम प्राप्त होता है, जब उसको पीसते हैं ना तो एक गाढ़ा कर्दम प्राप्त होता है। अब इसको सूती कपड़े के द्वारा छान लिया जाता है, इस प्रक्रिया में दो भाग प्राप्त होते हैं। भाई कर्दम में हमने ले ली यकृत का टुकड़ा और जो सब्जी है उनका टुकड़ा, ठीक है, उसको पीस लिया, पीसते जो कर्दम प्राप्त हुई है उसको एक बाउल में रखकर सूती कपड़े के ऊपर रख दिया। अब जो छलने वाला प्राप्त, जो पानी वाला होगा वो नीचे चल जाएगा और जो मोटा मोटा होगा वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर ऊपर मोटा मोटा है उसका नाम है धारित, धारित, और जो नीचे चल गया मतलब जो पानी की तरह नहीं चल गया उसका नाम है निस्यंद, इसे बोलते हैं अम्ल विलेय अंश, अम्ल विलेय अंश इसे बोलते हैं अम्ल अविलेय अंश, अविलेय, इनके यह भी नाम है। अगर ये नाम न आया तो ये भी नाम याद है, अम्ल विलेय अंश, ऐसे विलेय जो अम्ल में मतलब जो पानी में घुल जाते हैं और जो नहीं घुलते हैं वो अम्ल अविलेय अंश, अम्ल विलेय अम्ल अविलेय अंश। तो ये दो भाग जो है वो प्राप्त हो रहे हैं हमें रासायनिक विश्लेषण को शुरुआत करने से पहले, ठीक है। अब ये देखेंगे कि जो बाउल है मतलब जो पात्र है उस पात्र में हमको नीचे क्या मिला ऊपर क्या मिला, तो जो ऊपर है उसको बोलते हैं धारित और जो नीचे है उसको बोलते हैं निस्यंद, ठीक है। तो पढ़ते हैं, यह भाग तरल के रूप में परत लेने में प्राप्त होता है, इससे हजारों की संख्या में कार्बन पदार्थ जैसे सरल शर्करा, अमीनो अम्ल इत्यादि पाए जाते हैं तथा कुछ अकार्बनिक पदार्थ फॉस्फेट, शर्करा, सिक्रेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। आणविक भार 1800 से लेकर 1800 डाल्टन, जैव अणु सूक्ष्म भार। अब इसका मतलब ये है कि जो निस्यंद है, जो अम्ल विलेय अंश है, जो पानी में घुल रहा है, जो नीचे जा रहा है परत नली में, तो उसको हमने जो कर्दम प्राप्त हुई थी उसको पानी मतलब कपड़े के ऊपर रख दिया, झरने वाला पदार्थ है वो नीचे चल जाएगा, उसे बोलते हैं निस्यंद, उसे बोलते हैं अम्ल विलेय अंश, ठीक है। तो हमें ये मिला कि जो इसमें कार्बनिक पदार्थ, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो शर्करा भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, सिगरेट वगैरह ये है। और हमने ये देखा कि जो इसका आणविक भार है, जो इसका अगर इसको मापें मतलब इसमें कितने मटेरियल यूनिट देखें तो 1800 से लेकर 1800 डाल्टन तक, 1800 से लेकर 1800 डाल्टन, 1800 से लेकर 1800 डाल्टन, ये उनका अणुभार है, आणविक भार। जो कार्बनिक रसायन प्राप्त हो रहे हैं उनके आणविक भार जो है वो 1800 से लेकर 1800, ठीक है। अब एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वो कौन सा पदार्थ है जिसकी सहायता से कर्दम प्राप्त हुई है, तो वह ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दो भाग है, निस्यंद और धारित, ठीक है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव अणु सूक्ष्म भार। जब निस्यंद में यह प्राप्त होते हैं, निस्यंद में कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो इन्हें बोलते हैं जैव सूक्ष्म अणु, जैव सूक्ष्म अणु, बहुत क्योंकि छोटे छोटे है ना इसलिए पानी के नीचे लिए जैव सूक्ष्म अणु, ठीक है। इसके बाद धारित, जो कर्दम प्राप्त हुई है, इस भाग में यानी जो ऊपर का भाग है उसमें पॉलीसेकेराइड, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फटाफट करेंगे, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यह सभी बहुलक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो लिपिड है वो बहुलक है या नहीं है, तो मैंने आपको 4 नाम बताए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड। इसमें से लिपिड को छोड़कर यानी कि जो पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, ये तीनों तो हैं बहुलक, लेकिन जो लिपिड है वो बहुलक नहीं है। तो यह सभी बहुलक है लिपिड को छोड़कर, ठीक है। आणविक भार
जो निश्चिंद था उसमें हमने आणविक भार देखा 18 से लेकर 1800 तक। ठीक है, अब इसमें आणविक भार है 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा, मतलब मैक्सिमम इतना तो है ही सही, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, वृहद अणु, यहाँ सूक्ष्म अणु, भाई सिंपल सी बात है, निस्संदेह छोटा अणु होगा तभी तो कपड़े के नीचे गया, और जो बड़ा अणु है वो ऊपर रहेगा, तो उसे बोलते हैं वृहद अणु यानी कि मैक्रो। लिपिड का जो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बनिक जो सभी बहुलक है, बहुलक का मतलब जो एक लक से मिलकर बहुत सारे बने होते हैं। ठीक है, तो इनके जो भार है वो 10,000 से ऊपर है, 10,000 डाल्टन से ऊपर है, लेकिन जो लिपिड है ना उसका फिक्स है 80 डाल्टन, ये याद करना पड़ेगा आप, 80 डाल्टन। इसमें कोशिका द्रव्य में उपस्थित जैव वृहद अणु, कोशिकाओं के जैव वृहद अणु, अब ये समझ में नहीं आएगी, ध्यान देखो, इसमें कोशिका द्रव में उपस्थित जैव वृहद अणु व कोशिकांगों के जैव वृहद अणु पाए जाते हैं। अब सुनो, लिपिड, लिपिड जो है वो कोशिका की झिल्ली मतलब जो बाहर है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कोशिका द्रव में उपस्थित, कोशिका द्रव मतलब जो कोशिका के अंदर द्रव में उपस्थित जैववृहद अणु, अगर उसमें कोई जैववृहद जो बड़े अणु होंगे वो धारित में पाए जाएंगे। ठीक है, अणु व कोशिकांगों, कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये, उनमें अगर कोई वृहद अणु है, मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड वगैरह ये है, तो ये उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब एक थ्योरी का पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे ध्यान से कि जो बहुल ये लिपिड है यह बहुलक केस क्यों नहीं है पहली बात तो, और ये इसमें क्यों पा रहा है, इसमें क्यों मिल रहा है, सही बात ये है, इसमें क्यों मिल रहा है, तो इसे देखते हैं ध्यान से। जो लिपिड है वो लिपिड बहुलक तो नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसको थ्योरी में पढ़ेंगे कि जो लिपिड है वो कोशिका झिल्ली तथा कोशिकांगों की झिल्ली में पाया जाता है। अतः जब कोशिका को पीसा जाता है, जब कोशिका को हम पीस लेते हैं, जब कोशिका को हम पीस लेते हैं तब छोटी छोटी पुटिकाएं बना लेता है, क्योंकि लिपिड जल विरागी होता है, इस कारण यह निस्संद में नहीं जाता है और धारित में बना रहता है। लिपिड का आणविक भाग 800 डाल्टन के आसपास होता है, 800 डाल्टन, ये 80 डाल्टन जो लिखा है ये गलत है, 800 डाल्टन के आसपास होता है, और ये बहुलक भी नहीं है, ये पहले बात बता सका हूं कि ये बहुलक तो नहीं है, और ये वास्तविक जैव अणु भी नहीं है, वास्तविक जैव अणु नहीं है क्या, लिपिड। तो लिपिड के बारे में आप 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखना, ढंग से याद रखना। तो मिलते हैं अगली स्लाइड में। तो जो कार्बनिक पदार्थ थे उसका विश्लेषण हम कर चुके हैं। अब देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। भाई ऊतक के टुकड़े और जो पादप है उसमें कार्बनिक पदार्थ भी तो होते होंगे, तो उनका विश्लेषण करने के लिए अब नई तकनीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे आखिर को ऊतकों का अकार्बनिक विश्लेषण। जीवित ऊतकों में यकृत या टुकड़ा का नमूने में रूप में लिया जाता है और इसका भाग प्राप्त कर लिया जाता है जिसे नमभार कहते हैं। अब इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है जिसे संपूर्ण जल वाष्पीकृत हो जाता है। अब वजन लेने पर यह शुष्क भार कहते हैं। इसका संपूर्ण दहन किया जाता है जिसके कारण इसमें उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ CO2 H2O के रूप में मुक्त हो जाते हैं और बचा हुआ भस्म अथवा राख कहलाता है। इसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो कार्बनिक पदार्थ है जो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उनका पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया तकनीक ये है कि जो यकृत के टुकड़ा या सब्जी है उसमें उसको लीजिए, उसका वजन नापिए, उसको बोलते हैं नमभार। ठीक है, उसके बाद सुखाइए धूप में, सूखने के पश्चात उसका पूर्ण दहन कीजिए। पूर्ण दहन करने के बाद जो CO2 मतलब उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, जल की मात्रा होगी, वह वाष्पीकृत हो जाएगी, मतलब जो CO2 के और H2O के रूप में उड़ जाएगी। ठीक है, अब जो इसका भार लेंगे उसे बोलते हैं शुष्क भार। शुष्क भार। अब जो भस्म बची है, जो राख बची हुई है, अब उसमें विश्लेषण करेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, क्योंकि जो कार्बन और H2O है, जो जल की मात्रा है और जो कार्बन की मात्रा है वो तो वाष्पीकृत हो चुकी है। अब देखते हैं कि जो
अब जो लास्ट में बचा, जो राख बची है उसमें कौन से पदार्थ है, क्योंकि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये वाष्पीकृत नहीं होते हैं, इनको गर्म करने पर दहन किया जाता है इनका, तो ये वाष्पीकृत नहीं होते हैं, इसलिए वो उसमें राख में उपस्थित होंगे। तो राख में हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें कैल्शियम व मैग्नीशियम, तो ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से जो यकृत का टुकड़ा है और जो सब्जी है उसका मिश्रण करने पर कार्बनिक पदार्थों का पता लगता है। अब इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर को हेडिंग लगाएं कि जीवाणु। अब ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब स्टार्ट होगा चैप्टर 2, ठीक है। अब बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने अमीनो एसिड लगा हुआ है। अब हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की रहेगी, ध्यान से ठीक है, एक बार में सीख लेना, ठीक है। अब यहां से करते हैं शुरुआत। पहला कार्बन, 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अमीनो एसिड की, मतलब जो कैसी दिखती है। इधर रहता है एमीन समूह यानी कि NH2, इधर रहता है COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, इधर H, इधर भी H, ठीक है। इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये जो H है ये परिवर्तित समूह, इसे R भी लिख सकते हैं, R, ये क्या है, परिवर्तित समूह। अब इसके स्थान पर अलग अलग चीजें लगाकर हम जो अमीनो अम्ल है वो बना सकते हैं। जैसे अब लगाएंगे कार्बन, NH3, एमीन समूह COOH, तो एमीन समूह ये कार्बोक्सिल समूह, ऊपर H। अब क्या लगाएंगे हम, CH2OH, इसका नाम है सीरीन। तो 2 स्ट्रक्चर हैं आपके सामने, एक सीरीन और एक ग्लाइसिन। अब जो एनिलीन है, एनिलीन वो इस प्रकार की रहती है, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगी, COOH, कार्बन, CH2H और CH3, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है भी एमिनो अम्ल की, तो इनको ध्यान से पढ़िए, इनके नाम जल्दी से याद कीजिए। और जो सीरीन है जो लास्ट की है उसे हाइड्रोक्सी मेथाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है और ये एल्कोहलिक एसिड भी है। और जो परिवर्तित समूह है R के आधार पर एमिनो अम्ल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो ये R है ना, इसको हम R बोल रहे हैं क्योंकि देखो ये ऊपर की जो संरचना है वो बिल्कुल सेम है तीनों में, भाई चेंज कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ ये जगह, तो इसे R बोल रहे हैं, R। तो इसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब वो भाग भी हम देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन्स में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कि जो मानव है ना, मानव, इसमें जो प्रोटीन मिलती है ना उसमें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रकार का मतलब अलग अलग टाइप के जो एमिनो अम्ल, जो अमीनो एसिड है वो पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रकार की, इनको किस आधार पे बांटा गया। आधार समझ में आएगा कि जो परिवर्तित समूह है जो R है उसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कैसे, जैसे आवश्यक, अनावश्यक और 2-3 और हैं, उनको भी देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड व प्रोटीन, फिर उसके बाद लिपिड को खत्म करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब जो एमिनो अम्ल है उनके प्रकार देख ले, उनको किन आधार पर बांटा गया है। तो आधार तो हमने पहले देख लिया, जो R समूह है, जो इसका R समूह है उसके आधार पर इसको बांट रहे हैं, मतलब वो चेंज होगा तो अमीनो अम्ल के प्रकार भी चेंज होंगे। तो पहला देखिए आप, आवश्यक अमीनो अम्ल, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे याद रखने का तरीका, लंपट, तो लाइसिन, मिथियोनिन, फिनिलमाइन और
ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिलैमाइन और ट्रिप्टोफैन, लंपट, LMPT ऐसे याद रखेंगे। अब TVLI, 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 लंपट और TVLI, ठीक है। तो थ्रियोनीन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ये मैंने साथ साथ इसलिए रखे क्योंकि LI यानी कि ल्यूसीन और आई का मतलब आइसोल्यूसीन, ठीक है। आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनीन, वेलिन। अब सुनो जल्दी से याद करेंगे, लंपट, L से ल्यूसीन, लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसीन नहीं, ल्यूसीन तो आ गया, ऐसे बोलेंगे लाइसिन, 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 मिथियोनिन, फेनिलैमाइन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो लंपट से याद करेंगे, L से लाइसिन, M से मिथियोनिन, P से फेनिलैमाइन और T से थ्रियोनीन। थ्रियोनीन यहां पर ये ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टो, T से दो याद है, ट्रिप्टो, ट्रिप्टोफैन और एक थ्रियोनीन, वेलिन। ये बार बार याद कर लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जल्दी याद होंगे। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, वेलिन और ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ये क्या है? आवश्यक, यानी कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल वह है जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, और जो नॉन एसेंशियल्स यानी कि जो स्थायी अमीनो अम्ल हैं वो डेवलप खुद कर सकता है। बाहर से चाहिए ये चीजें उनको, शरीर को बाहर से चाहिए ये अमीनो अम्ल। तो ये 8 प्रकार के, 1 2 3 4 ये, तो 8 अमीनो अम्ल आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है। अब इनका जो अनावश्यक है, इनका निर्माण शरीर कर तो लेता है लेकिन उतनी दर नहीं होती, मतलब जितना निर्माण होना चाहिए ना उतनी दर नहीं होती इसका निर्माण करने की। अब इसको दो ही है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे। ऐसे याद रखो कि कम बन रहा है ना, कम कम किस में बन रहा है? अनावश्यक में। तो दो ही बनेंगे, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो 8 हमने याद कर लिए, लंपट और TVLI, TVLI लंपट से लाइसिन, मिथियोनिन और फेनिलैमाइन और ट्रिप्टोफैन। इसके बाद थ्रियोनिन, वेलिन, उसके बाद लाइसिन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इसके बाद जो अनावश्यक है, जो अनावश्यक है वो है आर्जिनिन और हिस्टिडीन, दो ही हैं। आवश्यक कम है क्योंकि दो ही तो हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसके बाद स्थायी अमीनो अम्ल, यह वह अमीनो अम्ल है जिनको शरीर खुद बना सकता है। जैसे सबसे फेमस ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, इसको पहले हमने बना लिया। अब ये है, ये मीटर जो थोड़ा, स्टाइटीन, स्टाइटीन, प्रोलीन और एलिनिन, प्रोलीन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन, दो इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। तो इनको याद करने अच्छे से। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अमीनो अम्ल की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति है तो वो किस आधार पर है? यही जो आर समूह है, आर समूह भी, और एमीन समूह, ऐसे एमीनो अम्ल ना, एमीन। तो ये क्यों है? क्योंकि NH2 लग रहा है कार्बन के, और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, यहाँ आर है। तो जो भौतिक अवस्था है वो इनके आधार पर ही होगी। ये NCERT की लाइन है, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ NCERT। तो जो भौतिक अवस्था और रासायनिक आधार पर इनको बांटा गया है, तो वो इन तीनों कारणों की चेंज होने की वजह से ही अलग अलग भौतिक अवस्था और अलग रासायनिक प्रकृति हमने को देखने में मिलती है इन चीजों में। तो भौतिक अवस्था के आधार पर
भौतिक अवस्था और रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन है उसके आधार पर हमने जो आर समूह है NH2COOH इनके चेंज होने से ही भौतिक अवस्था चेंज होती है इनकी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हैं कि अगर अम्लीय अमीनो अम्ल है तो अम्लीय क्यों है, क्योंकि जो कार्बोक्सिल समूह का मतलब जो अमीनो अम्ल है, जो अमीनो अम्ल है उसमें जो NH2COOH है उसकी संख्या के अंतर होने से ही अमीनो अम्ल अमीन जो है वो अम्लीय प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति के सल्फर जुड़ने पर सल्फर युक्त। तो ऐसे 2-3 देखेंगे हम। तो पहला है अम्लीय अमीनो अम्ल। अब इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है अमीनो अम्ल की उसमें एक तरफ NH2 एक तरफ COOH है, तो COOH की संख्या अधिक होगी NH2 की तुलना में। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो वो आएंगे अम्लीय अमीनो अम्ल। तो ऐसे सिर्फ एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक एसिड यही अपने कोर्स में है, यही आपको याद करने हैं। और एस्पार्टिक एसिड जो है ये भी याद करते चलेंगे कि ये पहले कहाँ आया था। तो ग्लूटामिक एसिड जो है ये पहले आया था अपने जो नॉन एसेंशियल्स यानी कि स्थायी अमीनो अम्ल थे उसमें आया था ये ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन दोनों साथ में आए थे। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड ये नया शब्द है, इसको याद ही करना पड़ेगा कि अम्लीय अम्लीय ऐसे याद रखो, अम्लीय अ आ रहा है आगे तो अम्लीय। अब इसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्षारीय अमीनो अम्ल भाई कुछ रिपीट भी होंगे तो क्षारीय। अब इसमें क्या होगा कि जो NH2 है, NH2 समूह है उसकी संख्या अधिक होगी किसकी तुलना में, COOH की तुलना में, क्योंकि भाई क्षारीय है तो NH2 की जो समूह की संख्या ज्यादा है। मतलब मानो आपकी जो R है ना उसकी जगह पे NH2 लग गया आगे। ठीक है, तो NH2 की संख्या अधिक होगी COOH की तुलना में। तो ऐसे भी दो ही हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। अब ये बात भी बताओ मेरे को आप कि जो लाइसिन है वो आर्जिनिन है ये पहले कहाँ आए थे। ये पहले आए थे अपने भाई, लाइसिन तो आया था अपने आवश्यक अमीनो अम्लों में और जो आर्जिनिन है वो आया था अपने जो अनावश्यक है मतलब जो इनका शरीर अल्प मात्रा में बनाता है वो आर्जिनिन। ये आर्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड ये दोनों आए थे अपने अनावश्यक में, यानी कि इनकी मात्रा शरीर कम मात्रा मतलब जो शरीर है वो कम दर बना पाता है। ठीक है, ये नया शब्द है, ये आ चुका, ये है आवश्यक अमीनो अम्ल। यह मनुष्य को बाहर से यानी कि भोजन से चाहिए। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। बताओ आप मेरे को कि जो भाई पहले याद किया लंपट, ठीक है, PBLI हो गया, वो तो आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक स्थायी रूप से। ठीक है, अब देखते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। तो अम्लीय अमीनो अम्ल ए आ गया, तो एस्पार्टिक तो हो गई। ग्लूटामिक कौन था, ग्लूटामिक जो स्थायी अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड थे वो भी था ग्लूटामिक एसिड। और जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये कौन थे, अनावश्यक यानी कि नॉन इसे कुछ नाम था उसका, आर्जिनिन ये कौन था, अनावश्यक, और लाइसिन ये था आवश्यक, ये कि शरीर को बाहर से चाहिए भोजन से। इसके बाद उदासीन अमीनो अम्ल जो न्यूट्रल है, मतलब इसमें ये रहेगा कि NH2 इसका आवेश और COOH इन दोनों का आवेश जो है वो स्थिर रहेगा। तो वो है एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। ये याद रखना दोनों साथ में आते हैं। ये पहले कहाँ आए थे, ये आए थे अपने आवश्यक अमीनो अम्ल में जो कि शरीर बाहर से लेता है भोजन के माध्यम से। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, ग्लाइसिन और एलेनिन ये सारे उसमें ये अनावश्यक में। ठीक है, सल्फर युक्त, सल्फर किसमें रहती है, साइस्टीन और मिथियोनिन में किसमें आया था अपने लंपट, जब अपने LM, तो ये M का मतलब मिथियोनिन था, मिथियोनिन। तो ये क्या है, सल्फर युक्त एल्कोहलिक। अब देखो आप कि जैसे ये कार्बन समूह है ये तो चल गया NH2, ये COOH, अब यहाँ पे CH3 और OH लग जाए यानी कि एल्कोहलिक समूह लग गया। तो ये सीरीन, ये अपन संरचना जब चैप्टर स्टार्ट किया था मतलब जैव अणु की तो देखना शुरू किया था वहां सीरीन एल्कोहलिक, ये याद आई नहीं आई लेकिन ये आया आदन से जिसकी स्ट्रक्चर दे चुके हम। इसके बाद थ्रियोनिन किसमें आता है, आवश्यक अमीनो अम्ल में जो शरीर बाहर से लेता है। एरोमेटिक में देखिए हम तो ट्राइसोलीन,
ट्राइसोनिन। अब विषम चक्रीय में मतलब कि जो आकृति है वो विषम चक्रीय है, हिस्टिडीन और हाइड्रोक्सोप्रोलीन और प्रोलीन। प्रोलीन 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 हाइड्रोक्सोप्रोलीन और हिस्टिडीन ये कौन से हैं? विषम चक्रीय। ठीक है। फिनेलेमाइड, फिनेलेमाइनिन, फिले फिनेलेनाइन, फिनेलेमाइन और ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन ये कौन से हैं? लास्ट के एरोमेटिक, इनकी जो संरचना है वो एरोमेटिक यानी कि जो परवलय का मतलब जो आकृति है उनमें एक बेंजीन वाले अवश्य ही होगी। तो ठीक है, इनको एकदम मतलब रात में ही पूछने उठा के तो तुम्हें ये नाम आने चाहिए। ठीक है। अब इस छोटा सा टॉपिक है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन बहुत छोटा टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम जो पुरानी चीजें उसको दोबारा रिपीट करेंगे कि जो आकृति है मतलब जो एमिनो अम्ल की आकृति है उसमें जो NH2 और COOH है जिसमें H हटकर उसके ऊपर माइनस व NH2 को प्लस मतलब जो ये वाली इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। अब इसके बारे में 2-3 फिर डिस्कस कर लेते हैं कि ज्यूटर आयन आखिर है क्या, कैसे काम करता है, मतलब सब देखेंगे। ठीक है। जो ज्यूटर आयन है यह समविभव बिंदु पर एकदम द्विध्रुव, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि यह Q यह प्लस Q यानी कि इसे बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव बाइपोलर बाइपोलर। तो ये द्विध्रुव समविभव बिंदु क्या होता है? जहां पर जो आयन से वह उनकी मात्रा जो मतलब प्लस माइनस, जैसे इधर भी एक प्लस उधर भी एक माइनस, तो वह पीएच वह बिंदु है पीएच का, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने का। तो ये समविभव बिंदु वह बिंदु है जहां पर जो उदासीन रहता है, कौन? आयन उदासीन रहते हैं एक दूसरे से, उसे बोलते हैं समविभव बिंदु। और ज्यूटर आयन की प्रकृति ये होती है कि वह समविभव बिंदु पर यानी कि वह पीएच जहां पर उदासीन रहते हैं अणु मतलब जो आयन है मतलब जो स्ट्रक्चर है वो उदासीन रहती है उस बिंदु पर, समविभव बिंदु पर, वहां पर ज्यूटर आयन जो है वह एक बाइपोलर द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। मतलब जो ये ज्यूटर आयन है ना ये द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। और गैर पड़ोसी आयन मतलब जो गैर पड़ोसी तत्व है मतलब जो यौगिक हैं ये वाला और ये वाला, इनके आयन रहते हैं इसके ऊपर, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, आयन इनसे उदासीन रहता है, एकदम इक्वल रहता है। ठीक है। और इसके बारे में एक लाइन और डिस्कस कर लेते हैं कि अमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के आयनीकृत होने से ही अलग अलग विलयनों में जो अमीनो अम्ल की आकृति है, अमीनो एसिड की जो आकृति है वो भिन्न भिन्न दिखती है, क्योंकि जो ये इनके प्लस माइनस है इनके होने से, इनके आयनीकृत होने से ही अमीनो अम्ल जो विलयनों में मिलते हैं यह अलग अलग आकृति के मिलते हैं। तो यह कुछ बातें हैं ज्यूटर आयन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पेप्टाइड बंध है भाई, एक ज्यूटर आयन या फिर बोले कि एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से कैसे जुड़ता है, तो इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। जैसे यह एक अमीनो अम्ल है, अब ये यहाँ पर NH2 लगाना है तो H ऐसे लगा देते हैं, H ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। इधर COOH, यहाँ पर R समूह, यहाँ पर H। ठीक है। एक ये हो गया अमीनो अम्ल। अब देख दूसरे का COO इधर आएगा तो इसे इधर ऐसे दिखा रहा हूँ, OH कार्बन H R C H NH2। ठीक है। अब देखो ये जुड़ेंगे कैसे, यहां से OH और यहां से H, यहां पर जल बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, तो यहां पर बंध बनेगा ऐसे कि जो COOH है, COOH CHR NH C डबल बॉन्ड O C
H R और NH2। तो ये बंध है, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड तो एक एमिनो अम्ल का एमीन समूह व दूसरे एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह आपस में मिलकर एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और आपस में बंध बनाने से उसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। दो एमिनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। इस बंध को बनाने में कार्बोक्सिलिक समूह व एमिनो समूह दोनों भाग लेते हैं। इस बंध में बनते समय एक जल के अणु का निष्कासन होता है, इसे निर्जलीकरण बंध भी कहा जाता है। जब कुछ संख्या में एमिनो अम्ल वापस जुड़ जाते हैं तब उन्हें बनी संरचना को ओलिगोपेप्टाइडो कहते हैं। अगर ये बहुत सारे बन जाते हैं उसे बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइडो। ओलिगोपेप्टाइडो। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे हम प्रोटीन। आखिर प्रोटीन क्या है, विषम जो चक्रीय वो क्यों है, उनकी बात संरचना 1D 2 डिग्री, फिर लास्ट टॉपिक है लिपिड। ठीक है, हेडिंग लगाएं प्रोटीन। तो अमीनो अम्ल के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन। नाम सुन रखा है कि मछली खाने से प्रोटीन मिलता है, सब्जियां खाने प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, आखिर है क्या, देखते हैं। आप प्रोटीन को अच्छे से पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे प्रोटीन आखिर है क्या। प्रोटीन तो यह अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा कि अमीनो अम्ल में NH2COOH एक R समूह, उसके अलग अलग होने पर दो तीन चीजें बनती है, जैसे लंपट वगैरह, ये सब देखिए उनको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। जो अमीनो अम्ल है यानी कि कार्बन, उसके एक तरफ COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, उसके एक तरफ NH2, उसके नीचे R समूह, उसके ऊपर H, तो इनके जुड़ने से पेप्टाइड बॉन्ड मिल मिलकर द्विसंरचना का निर्माण करते हैं, बोलते हैं प्रोटीन। यानी कि अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। एक लक कौन है, एमीन समूह। एमीन का जो स्ट्रक्चर है, बहुलक है जो धारित। अब ये पहले जो लास्ट मतलब जो शुरुआत की स्लाइड थी उसमें पढ़ा था हमने, निश्चंद धारित जो तरल पदार्थ है, जो जल है वो नीचे तल में जाता है और जो ऊपर है, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है तो जो ऊपर रह जाएंगे, इसलिए ये धारित में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। अब ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन है वो एकलक है, बहुलक है या विषम बहुलक है, क्या है आखिर। तो विषम बहुलक इसलिए है क्योंकि जो डीएनए ना, डीएनए पर मिलने वाले न्यूक्लियोपेप्टाइड यादृच्छिक होते हैं। यानी कि जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये अलग अलग ऐसे नहीं है एडेनिन एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल यूरेसिल, थायमिन थायमिन, ऐसे नहीं है एडेनिन ग्वानिन, मतलब यादृच्छिक, रैंडम, एकदम नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं, जैसे अलग अलग, तो उसे बोलते हैं यादृच्छिक। इसलिए जो पेप्टाइड बंध बनते हैं भाई, प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। राइबोसोम एमआरएनए से मिलकर, यह आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस यानी कि 12th क्लास के 6 चैप्टर में। तो वहां पर देखेंगे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर ओवरव्यू देखते हैं प्रोटीन का, तो इसको ध्यान में रखो। न्यूक्लियोटाइड यानी कि वही है एडेनिन, ग्वानिन, AGUCT, ये सभी क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, जंतु शरीर में मतलब हम सब में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तंतु है, मतलब जो प्रोटीन है वो है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जंतु शरीर में, यानी कि जो हम सब में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। और संसार में सबसे अधिक मिलने वाला है रूबिस्को। आपने नाम सुन रखा होगा, ये एक चक्र में आता है, क्रेब्स चक्र में आता है रूबिस्को। रासायनिक वैज्ञानिक दृष्टि से 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 4 प्रकार के, 1D 2D 3D 4D, प्रथम संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना व चतुर्थ संरचना। इसके बाद अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो प्रोटीन है उनके 1D 2D 3D ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हमने देखा कि विषम बहुलक होता है, अनेक सारे अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बंध बनाकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इनके प्रकार। तो 4 प्रकार हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री।
जो प्राथमिक संरचना है, प्राथमिक संरचना यह प्रदर्शित करती है कि अमीनो अम्ल कैसे व्यवस्थित हैं। तो आप देख सकते हो कि जो यह प्रदर्शित करती है कि कौन सी अमीनो अम्ल प्रथम है और कौन सी द्वितीय तृतीय है। मतलब ये जो संरचना है ना, ये डिफाइन करती है कि जो अमीनो अम्ल की जो प्रोटीन की लड़ी है, तो उसमें जो अमीनो एसिड है वो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इसके बारे में कौन बताती है, पहली संरचना। दैट क्लियर पॉइंट। तो अब यह ही पहली संरचना, तो यह जो दिख रहे हैं व्हाइट वाला भाग, ये है पेप्टाइड बंध, यानी कि जो यह अमीनो अम्ल मतलब अमीनो एसिड 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 ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे ये तो हो गया अमीनो अम्ल, ये भी हो गया अमीनो अम्ल, और ये डाइपेप्टाइड पेप्टाइड बंध। ठीक है, अब क्या लिख रहा है कि यह बताती है कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रथम है व कौन सा द्वितीय है। तो जो NH2 समूह जुड़ रहा है, NH2 यानी कि जो एमीन समूह है, जो किसके लिए उत्तरदायी है, सारे अमीनो अम्ल के लिए। और ये C टर्मिनल यानी कि इधर क्या है, COOH। मैं आपको दिखाऊं एक बार कि अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। ये कार्बन, एक तरफ NH2, एक तरफ COOH, तो जो बहुत सारे मिलकर तो जो NH2 है, NH2 वो यहाँ पर है और जो COOH है वो इधर है। बस यही बताता है प्राथमिक संरचना। इसे बोलते हैं C टर्मिनल और इसे बोलते हैं एमिनो टर्मिनल। यह है बायां भाग और यह है दायां भाग। द्वितीय संरचना के बारे में देखें तो द्वितीय संरचना यह कुंडलन हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो सीधी हो। जैसे अभी यह स्ट्रक्चर आई, अभी ऐसे घूम गई, वापस सीधी हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर आई, ये भी घूम गई, वापस हो गई। तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये भी वही है, द्वितीय संरचना। ऐसे भी हो सकती है। तीसरी मतलब इनकी आकृति, भौतिक आकृति समझो, स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व 4 डिग्री के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो पहला देख लिया हमने प्राथमिक संरचना किसको डिफाइन कर रही है कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रथम है और कौन सा अमीनो अम्ल तृतीय द्वितीय है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि ये संरचना ऐसे कुंडलन बना रही है, कुंडलन ऐसे। ठीक है, आप सुनो सुनो सुनो, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के मध्य बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ही दुर्बल, मतलब वान डेर वाल्स तो ठीक ठाक है लेकिन दुर्बल बंध तो है। ठीक है, तो ये किसके मध्य बनता है, ये बनता है हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन मध्य बनेगा से, ये बनेगा हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फोन्सल ब्रिसी, फोन्सल F यानी कि फ्लोरीन, O यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह ऐसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। इनके मध्य और हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बनता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये N आ गया, CO भी अपने पास था इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कुंडलन। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन की संरचना है वो एकदम लड़ी के समान ही हो, ऐसी भी हो सकती है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। थ्योरी तो बहुत ही वाहियात है। इसमें परस्पर स्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है, जैसे रोड है, जैसे वो रोड दिख रही है आपको ऊपर, तो वह घूम गई। यह आवश्यक नहीं है कि जगह जगह पर कुंडलन के द्वारा द्वितीय संरचना का निर्माण कर सकती है। यह 2 प्रकार की होती है। अब यह भी जो द्वितीय संरचना है ये भी 2 प्रकार की हो सकती है। पहला अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स। तो जो अल्फा हेलिक्स है उसमें क्या है कि जैसे यह एमिनो अम्ल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो प्रत्येक 4 एमिनो अम्ल के बाद हाइड्रोजन बंध बनता है। यानी कि सुनो 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 सुनो, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा क्योंकि इसके मिलते जुलता नाम आगे भी आएगा, तो यह इंट्रा, अब आएगा इंटर, तो यहां आएगा इंट्रा। तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, बंध। तो प्रत्येक 4 एमिनो अम्ल के बाद बनने वाली जो बंध है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बंध। हाइड्रोजन बंध है एक प्रकार का। तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन बंध है यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मध्य बनते हैं। इसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन में हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो 5-6, यानी कि
यह एज इट इज आएगा, पेपर में आएगा तो राइट हैंडेड हेलिक्स, हेलिक्स होता है कौन, जो मनुष्य में पाया जाने वाला प्रोटीन है वह राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट्स ये दूसरा प्रकार है 2 डिग्री का। 1 डिग्री में हमने देखा कि ऐसे इस प्रकार से हाइड्रोजन बन पाएंगे प्रत्येक 4 के बाद, ऊपर 4 छोड़ के चौथा नंबर का है, फिर नीचे 4 छोड़ के ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बाद बीटा प्लेटेड शीट्स, अब ये आएगा इंटर, यहाँ आया था इंट्रा, अब यहाँ आएगा इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर बंध। इसका एग्जाम्पल है, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे रेशम में पाए जाने वाले फाइबर जो तंतु हैं, रेशम में पाए जाने वाले जो फाइबर्स हैं उनके मध्य पाए जाने वाले बंध को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, यह भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें परस्पर स्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बंध हमने एक एमिनो दूसरे एमिनो अम्ल के मध्य देखा था, तो उसके बहुत सारी लड़ी बनकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती है। और पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं वह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है, जैसे रेशम के फाइबर। इसके बाद तृतीयक संरचना, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि जो खास बात नहीं है, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है और उसके उदाहरण। ठीक है, तो तहर जो तीसरा है उसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने ही ऊपरवलन बनाकर ऊन के खोखले जैसी संरचना बनाती है। यह संरचना बहुत सारे जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे एंजाइमों में तृतीय संरचना के कारण छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं, सक्रिय स्थल का कार्य करते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, जैसे ये एक लड़ी है, मतलब ये प्रोटीन की लड़ी है, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रवलन होकर, एक दूसरे पर वलन होकर, जैसे यह प्रोटीन की संरचना है, प्रोटीन की संरचना, ये क्या कौन है, प्रोटीन की संरचना। तो जैसे ये एक के ऊपर एक ऐसे वलन बनाएगी, वलन तो एक ऊन के गोले के खोखले गोले, भाई ऐसी बनेगी तो अंदर खोखला नहीं रहेगा क्या, तो ऊन के खोखले गोले के समान रहती है। यही रहती है प्रोटीन की जो तीसरी संरचना है ना, ये वाली थर्ड, इसे बोलते हैं 10 डिग्री, क्योंकि ये 3D में बनती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री संरचना जो प्रोटीन की होती है। अब इसमें क्या होता है, जब ये बनती है ना तो इसमें जगह जगह पर पॉकेट बनते हैं, तो एंजाइम आए तो वहां पर आराम से स्टे कर सकते हैं और एंजाइम को रहने के लिए जगह मिल जाती है कुल मिला के। तो पहले और दूसरी जो संरचना है प्रोटीन की उसमें एंजाइम नहीं मिलते, और तीसरी संरचना है ना उसमें प्रोटीन मिल जाए, क्योंकि पॉकेट बन रहे हैं, 3 डिग्री संरचना होने के कारण पॉकेट बन रहे हैं। अब जो चौथी संरचना है उसमें चतुर्थ संरचना 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक नहीं, एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसमें प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब जो एक संरचना है वो सब यूनिट की तरह कार्य करती है, उप इकाई की तरह कार्य करती है, एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित ही। ठीक है, तो मतलब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को चतुर्थक संरचना कहते हैं। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में 2 तो अल्फा और 2 बीटा हेलिक्स की जो लड़ियां हैं, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार, आप तो ये आ रहा है ना, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है, खत्म बात। प्रोटीन की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के आधार पर समय निम्न प्रकार के बंध बनते हैं। जब प्रोटीन बन रहा होता है, जब कौन कौन से बंध बनते हैं, टूटते हैं, कैसे बनते हैं, वैसे हमने देखा है कि एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल के मध्य बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखते हैं ड्यूरिंग सिंथेटिक प्रोटीन बॉन्ड, यानी कि जब तो बनते हैं आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध व वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे सूतिया कपड़ा था ना उसको ऐसे, तो वांडरवाल बहुत ही कमजोर बंध है, सबसे कमजोर बंध वांडरवाल, सबसे मजबूत नाभिक बंध। ठीक है, खत्म बात। अब देखेंगे प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य भी एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में बना रखे हैं, तो हम भी ब्रैकेट बना के देखेंगे। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। तो प्रोटीन के कार्य देखने थे हमें, हमने प्रोटीन के प्रकार देख लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4D और 1D इतना नहीं आता, याद रखने कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के कार्य हम देखें तो कार्य देखने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रोटीन कितने, मतलब बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, कोलेजन प्रोटीन, ट्रिप्सिन,
कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर और GLUT4। यह लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, GLUT4। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रोटीन के कार्य। पहला प्रोटीन आपके सामने आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह है अपना कोलेजन। यह जो कोलेजन प्रोटीन है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अपने संयोजी ऊतक। हमने जब ऊतक वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था कि जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक को दृढ़ता प्रदान करता है, कि थोड़ी बहुत दृढ़ता उनके पास भी होती है लेकिन यह भी अपनी भागीदारी निभाता है, और जो संयोजी ऊतक है उनको दृढ़ता प्रदान करता है कौन? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन आ जाता है, अपने ट्रिप्सिन। यह अग्नाशय से ट्रिप्सिनोजन, अब यह एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिनोजन। ये थोड़ी अटक से बात की, कार्य नहीं है उसके, ये काम देखे जाए तो प्रोटीन का पाचन करना, ये कोई काम करना है प्रोटीन का। ठीक है, पर भी एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिनोजन है यह एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है। ठीक है, नंबर 3 पर इंसुलिन भी प्रोटीन है। यह अग्नाशय की यानी कि जो पेनक्रियाज है उससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। अब पूछेगा बहुत से देखें शुगर हो रही है, तो जो ये इंसुलिन है इसकी मात्रा अधिक होने पर, मतलब ये मानो ये बैलेंस करता है, शर्करा को मेंटेन करता है रक्तवाहिनी के अंदर। रक्त में जब शर्करा रहती है ना, शर्करा उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन का ही है। तो यह अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले पदार्थ है जो रक्त में शर्करा के स्तर को घटाता है मतलब बढ़ तो घटा देता है। एंटीबॉडी और रिसेप्टर और GLUT। एंटीबॉडी, यह बी लिम्फोसाइट, आपने नाम सुना होगा लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट से स्त्रावित होने वाला पदार्थ है, स्त्रावित होते हैं, एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। यह प्रोटीन वो प्रोटीन है जो आने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी के विरुद्ध करते हैं। जैसे एंटीबॉडी जो कि निर्माण कर रहे हैं एंटीजन बाहर से आने वाले रोगाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, वही प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद रिसेप्टर, स्पर्शग्राही, दाबग्राही, ये सभी, जैसे अभी यहाँ पर हाथ लगाया तो ऐसा कुछ तो होगा जो दिमाग को सिग्नल पहुंचाए कि अपने हाथ लगाए, तो उसे बोलते हैं रिसेप्टर। यानी कि जैसे चार्ज केबल आती है, क्या चार्ज केबल, तो केबल जो है वो तो है प्रोटीन और वो है रिसेप्टर, यानी कि जिसमें लगाते हैं। ठीक है, वायरलेस की बात करें तो जैसे माइक है, अभी ये माइक लगा हुआ है, अभी ये कैमरे में जो लगा हुआ है वो रिसेप्टर है, और ये माइक के रिसेप्टर मतलब कैच करने वाला, उसको पता चल जाए भी हाँ ये चीज हो रही है। तो जैसे मैंने हाथ लगाया, अब दिमाग को पता कैसे चला, तो वह स्पर्शग्राही, तापग्राही, गर्मी बढ़ रही है कैसे पता लगा शरीर को, क्योंकि तापग्राही रिसेप्टर है। ठीक है, दाबग्राही, प्रेशर दिया किसी ने, लगा, कैसे लगा कि तापग्राही है, क्योंकि रिसेप्टर भी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो GLUT, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद हो जाएंगे लेकिन इसको याद ही करना पड़ेगा। GLUT यह भी एक ग्राही प्रोटीन है, इंसुलिन के द्वारा कार्य करता है और ग्लूकोज कोशिका झिल्ली पार करने में मदद करता है। जो ग्लूकोज है मतलब जो शर्करा है उसको पार करने में मदद करता है कौन? GLUT इंसुलिन के साथ कार्य करता है। ये दोनों की भागीदारी रहती है, इंसुलिन की और GLUT4 की। GLUT और भी रहते होंगे लेकिन अपने कोर्स में सिर्फ GLUT4 ही है। यह इंसुलिन के द्वारा कार्य करता है और ग्लूकोज कोशिका झिल्ली पार करने में मदद करता है। ठीक है, अब थोड़ी 2-5 डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में आगे भी। जो अधिकांश एंजाइम है, आपने नाम सुने होंगे HCl वगैरह, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, अब देखते हैं आगे। तो प्रोटीन के कार्य के बाद हेडिंग लगाएं कि जो प्रोटीन है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो जानकारी में हम पहले ये देखेंगे कि जितने भी एंजाइम हैं वो अधिकांशतः प्रोटीन ही होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं वो अधिकांशतः प्रोटीन होते हैं। मुख्यतः प्रोटीन 2 प्रकार के रहते हैं, संरचना और भौतिक के आधार पर, मतलब जो भौतिक संरचना थी उसके आधार पर हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि जो मुख्यतः कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन। पहला
सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेट प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन है उसमें नॉर्मल एमिनो अम्ल की जो लड़ियां हैं वो पाई जाएगी, ठीक है। इसमें प्रोस्थेटिक नहीं है। अब कौन कौन से, एल्बुमिन, एल्बुमिन ये पाया जाता है रक्त में। रक्त में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एल्बुमिन। और ग्लूटामिक, ग्लूटामिक ये पाया जाता है गेहूं में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटानिक, ग्लूटानिक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। कंजुगेट प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अब सुनो सुनो ध्यान सुनो कि अगर सिंपल जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, सिंपल एकदम, तो सिंपल प्रोटीन, ठीक है। अगर कंजुगेट है तो इसमें क्या होगा, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रहेगी, जिसमें एक नॉन प्रोटीन, यानी कि जो नॉन प्रोटीन है उसको ही बोल रहे हैं हम प्रोस्थेटिक, यानी कि प्रोस्थेटिक अलग से आकर समूह जुड़ेंगे तो उसके आधार पर चार प्रकार की रहती है, अलग अलग क्या क्या जुड़ेंगे, तो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब एक प्रोटीन संरचना रहेगी, मतलब जो एक न्यूक्लियोटाइड है की संरचना रहेगी, लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो वहां पर कौन जुड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आकर जुड़ता है, तो इसे बोलते हैं प्रोटामाइंस। मतलब इसका एग्जांपल है प्रोटामाइंस। अब प्रोटामाइंस नया शब्द है, क्या है इसका मतलब, तो शुक्राणु, शुक्राणु है, शुक्राणु के जो डीएनए का, शुक्राणु का डीएनए को स्थायी, मतलब जैसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हमने हिस्टोन प्रोटीन लिया था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन लिया था, तो यहाँ पर जो प्रोटामाइन, प्रोटामाइन है यह शुक्राणु के डीएनए को बांधने के लिए काम आता है, एक साइड में व्यवस्थित करने के लिए। कितना बड़ा डीएनए इतने से शुक्राणु, मतलब इतने से केंद्र में कैसे आएगा, तो जो ये प्रोटामाइंस है यही वो प्रोटीन है जो कि शुक्राणु में डीएनए को बांध के रखता है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन, इसके बाद क्रोमो प्रोटीन। अब क्रोमो है, क्रोमो शब्दों से जितना याद करोगे उतना जल्दी याद होगा, तो क्रोमो, क्रोम, क्रोम। अब आपने ब्राउजर देखा होगा, उसमें क्रोम ऐसे रहता है, इसमें अलग अलग कलर रहते हैं, कलर, उसी कलर से याद रखना है, क्रोम यानी कलर। तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि इसके ही भाग हैं ये कंजुक्टाई के, क्योंकि इसमें एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और दूसरी जो है वो मतलब खाली स्थान है, वहां पर कोई भी आकर जुड़ जाए तो नया प्रोटीन बन जाएगा। अपने जो पहला था न्यूक्लिक एसिड जुड़ा, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा तो कौन बना, प्रोटोमाइन, प्रोटोमाइंस। ये कहाँ है, शुक्राणु के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन की तरह कार्य करता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई वर्णक होता है, जैसे साइटोक्रोम, 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 साइटोक्रोम। इसके बाद मेटोप्रोटीन, मेटल उपस्थित है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसकी जगह मेटल आगे जुड़ जाए, कोई भी आयरन वगैरह ये, तो इसका एग्जांपल है फेरिटीन, फेरिटीन। अगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब एक तो न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब जो एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसके अलावा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर वहां पर डीएनए मतलब जो मेटल है वो जाके जुड़ जाए, आयरन वगैरह ये, तो फिर ये बनेगी फ्रेटीन, आयरन वगैरह जुड़ जाए तो बनेगी फ्रेटीन, ठीक है। इसके बाद फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वहां पर अगर फोस्फोरस आकर जुड़ जाए तो वो बनाएगी कैसिन प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन। मतलब कुल मिला के बात यह है कि फोस्फो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसकी जगह कोई अलग समूह आकर जुड़ जाए तो नया प्रोटीन बन जाएगा। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। पहला है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन रक्त में पाए जाते हैं, ग्लूटामिक गेहूं में पाया जाता है, प्रोटामाइंस यह शुक्राणु के केंद्रक में डीएनए के हिस्टोन की तरह कार्य करते हैं, मतलब डीएनए को बांधने के लिए जरूरी है, ठीक है। साइटोक्रोम ये तो कलर देने के लिए वर्णक, वर्णक पत्तियों में पाए जाएंगे, ठीक है। फेरिटीन ये पाया जाएगा आयरन मेटलेट यानी कि मेटल प्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन में कैसिन प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, और याद रखना कि कौन किस में है, ये ना, ये भूलना मत कि सिंपल प्रोटीन में कौन है, गेहूं में पाए जाने वाले, नॉर्मल एमिनो अम्ल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े विशेष भाई, एक तो एमिनो अम्ल की सब, एक तो एमिनो अम्ल की लड़ी। उसके बाद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वहां पर अलग अलग चीज आकर जुड़ रही है, तो कैसे प्रोटीन बन रहे हैं ये याद रखेंगे। इसके बाद हेडिंग लगाएं लिपिड यानी कि वसा। तो अब प्रोटीन खत्म होने के बाद हेडिंग लगाएं लिपिड। लिपिड का हिंदी में बोलते हैं वसा,
मोटापा इसी वजह से आता है, इसके बढ़ जाने से ही मोटापा आ जाता है। तो यह कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन के बने होते हैं, जो अधिकांश जल में अविलेय होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 से प्रदूषित करते हैं। तो जो लिपिड हैं वह कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बनिक हाइड्रोजन वह कार्बन से मिलकर बने होते हैं और यह अविलेय होते हैं जल में। इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूं जो बॉटनी के लेक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल, इसके पहले संडे को जो वीडियो बनाई थी उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो अविलेय है ये क्यों है, लिपिड उसकी जो संरचना है वो अविलेय क्यों रहती है, क्योंकि जो ऐसे समझो कि जो लिपिड की संरचना है ना इस प्रकार, ये तो सीधी रहती है और ये एकदम तो इसमें जो कार्बन जुड़े हुए ना, ये जो मुड़ी हुई है, इसमें अब दो शब्द आएंगे, संतृप्त व असंतृप्त। तो जो संतृप्त उसका मतलब है एकल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध, और असंतृप्त का मतलब ये कार्बन कार्बन के मतलब दो बंध। जो ये संरचना है ना ये वाली, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए मुड़ जाती है। और इसी कारण असंतृप्त जो सिरा है, असंतृप्त सिरा के कारण ही जो लिपिड है वो अविलेय रहती है जल में, ठीक है। तो अधिकांश जल में अविलेय होते हैं। इनका सामान्य, अधिकांश बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, अधिकांश, सभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लिपिड ऐसे हैं जो कि जल में मिल जाते हैं। अधिकांश ऐसी लाइन उठाता है नहीं हमेशा, जल में अविलेय होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 से प्रदर्शित करते हैं। यह बहुलक नहीं होते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड डज नॉट, मतलब जो है लिपिड बहुलक नहीं है, लेकिन यह छोटे छोटे अणुओं, ये ऐसे एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? लिपिड। तो लेकिन कुछ छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? लिपिड बने होते हैं। लिपिड भले ही धारित्र में पाए जाते हैं। जब हम कार्बनिक पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया समझ रहे थे, हमने यकृत के टुकड़े या सब्जी के टुकड़े को खरल में पीसकर कपड़े में रखा था, जो ऊपर भाग प्राप्त हुआ था यह लिपिड, मतलब जो धारित था, और जो नीचे था वो निश्चंद। तो धारित में प्राप्त, परंतु यह वास्तविक रूप से जैव बृहद अणु नहीं होते हैं। यह वास्तविक रूप से जैव अणु नहीं होते हैं। ये तो क्या है, ये कोशिका झिल्ली और जो कोशिकांग है ना उसमें पाए जाते हैं, इसलिए यह उसमें नहीं छन पाते हैं। और पहला, दूसरा कारण ये अविलेय जल में, अगर जल में विलेय होते तो यह मतलब पानी के साथ नीचे चले जाते हैं निश्चंद में, ठीक है। लिपिड ग्लिसरॉल के रूप में, वसा अम्ल के रूप में, ठीक है, जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल के रूप में, वसा अम्ल के रूप में, जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है अंदर, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, लिपिड एसिड, इन दोनों की बनी संयुक्त, इन दोनों लिपिड और ग्लिसरॉल की नहीं, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल की बनी संयुक्त संरचना के रूप में, अथवा कंजुगेट लिपिड, जैसे कंजुगेट प्रोटीन पढ़ा था वैसे कंजुगेट लिपिड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये लिपिड के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आने वाले कल के वीडियो में हम देखेंगे लिपिड क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मोटा मोटा देख लिया हमने, ठीक है। नोट डाउन करो।